हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपना एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है समास। देखिए, समास जो है कक्षा 6ठी से शुरू हो जाता है और कक्षा 10वीं तक भी ये आपको पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चों को इसमें इतने सारे कन्फ्यूज़न, इतने सारे डाउट्स होते हैं कि वो 10th में आने तक भी उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाते। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगी, पूरा प्रयास करूँगी कि आपको जो समास है वो एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। आप उसको सिर्फ लाइंस में याद करें, आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि समास का मीनिंग क्या होता है, समास क्या होता है, उसमें कितने भेद होते हैं, कितने क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समास होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जो इसका मीनिंग है, वो होता है संक्षिप्त, यानी कि छोटा। ठीक है, देखो हम लोग अपने जब जो बातचीत करते हैं उस बातचीत को हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम एक बढ़ा चढ़ा कर एक ही बात को लंबा करके बड़ा करके बोल सकते हैं, और उसी बात को हम छोटे शब्दों में भी कह सकते हैं। तो अपनी बात को या किसी एक शब्द को संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करके बोलना, लघु कर देना, समास कहलाता है। क्या समझ में आया आपको? जो शब्द हैं उनको जब हम छोटा करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, संक्षिप्त का मीनिंग क्या होता है? छोटा, उसे हम समास कहते हैं। अब देखिए, इसकी अगर आप औपचारिक जो परिभाषा है वो देखेंगे तो वो क्या है? शब्दों को संक्षिप्त करने की कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि हमारे पास शब्द हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेती हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे विद्या के लिए आलय जाना है, ठीक है, अब मैंने क्या किया? विद्या के लिए आलय, उसको अलग अलग कर दिया, अपनी बात को बड़ा कर दिया। अब मैं इसी शब्द को छोटा करके कहूँ मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है, तो मैंने अपनी बात को दो तरीके से आपके सामने रख दिया। पहली वाली मैंने थोड़ा बड़ा करके बोली थी, दूसरी वाली मैंने शॉर्ट में बोल दी, यानी कि छोटा करके बोल दी। तो वही कहलाता है हमारा समास। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया। ये हमको ध्यान रखना है कि समास की प्रक्रिया जो होगी, उसको छोटा बनाने की जो प्रक्रिया होगी, उसे हम समास के नाम से जानेंगे। ठीक है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, संक्षिप्त करना यानी कि छोटा करना। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति का भवन, यानी कि राष्ट्रपति भवन। तो जब मैंने राष्ट्रपति का भवन लिखा तो उस अपनी बात को बड़ा करके बोला, लेकिन जब मैंने राष्ट्रपति भवन बोल दिया तो क्या हुआ? यहाँ पर मैंने अपनी बात को संक्षिप्त कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया। 3 रंगों का समाहार, यानी कि तिरंगा। तो इस तरीके से ये जो पद्धति है, इसे हम समास बोलेंगे, इस प्रक्रिया को समास बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आता है समस्त पद। ये समस्त पद क्या होता है? हमने जब समास की प्रक्रिया को किया, उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास एक नया शब्द बनके तैयार हो गया, है ना। यानी कि शब्दों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद हमें एक नया शब्द मिला, उसी शब्द को समस्त पद कहा जाएगा। समास किसे कहा जाएगा? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। समस्त पद, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया करने के बाद जो नया शब्द बनेगा उसे हम समस्त पद कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहें, कमल जैसे नयन, तो यहाँ पे हमने अपनी बात को बड़ा करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमल नयन, यानी कि यहाँ पे हमने अपनी बात को संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया, जो कि समास कहलाएगा। और ये जो शब्द बन गया, ये हो गया समस्त पद। अब ये जो समस्त पद है, इसमें होंगे 2 पद। पद का मीनिंग क्या होता है? शब्द। ठीक है, शब्द और पद वो मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी आपको। तो जो शब्द है उसी को हम पद कहेंगे। अब ये जो समस्त पद है, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, यानी कि हमारे पास एक ही समस्त पद में 2 पद मिल जाते हैं हमें। ठीक है, समस्त पद के मुख्य 2 पद होते हैं। पहले पद को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। पूर्व का क्या मतलब होता है? पहला। अब शब्दों के अर्थ को पहचानिए।
जब एक बार हम शब्दों के अर्थ को पहचानने लगते हैं तो हमें क्या, उसका मीनिंग आसानी से समझ में आने लगता है और हमारी आधी समस्या वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जो पहला पद होगा उसे हम कहेंगे पूर्व पद और जो दूसरा पद होगा उसे कहेंगे उत्तर पद। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूं, देखिए ये यहाँ पर कुछ समस्त पद लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर है राजदूत, इसका पूर्व पद क्या हो जाएगा राज, दूसरा पद क्या हो जाएगा दूत। तो दोनों को मिला के क्या हमारे पास दो पद हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि पहला पद, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। तो अभी हमने कितनी चीजें सीखी, दो चीजें, एक समास, दूसरा समस्त पद। समस्त पद में कितने पद हुए, दो पद, एक का नाम है पूर्व पद, दूसरे को हम कहते हैं उत्तर पद। अब देखिए घुड़सवारी, पहला पद इसमें क्या होगा घुड़ और दूसरा पद क्या हो जाएगा सवारी। पाठशाला, पहला पद इसमें हो जाएगा पाठ और दूसरा पद होगा इसमें यानी कि उत्तर पद शाला। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण में जो पहला पद होगा वो होगी राधा और जो दूसरा पद है वो है कृष्ण। ठीक है, तो जो पहला पद होगा उसे हम पूर्व पद कहेंगे, जो दूसरा पद होगा उसको हम उत्तर पद कहेंगे। अब इसमें आता है समास विग्रह। ठीक है, समास हो गया, समस्त पद हो गया। अब तीसरी चीज है इसमें समास विग्रह। अभी समास विग्रह क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, बहुत सारे शब्द थे, हमने उनको क्या किया छोटा कर दिया, हमें क्या मिला उसमें समस्त पद। अब ये जो समस्त पद बन गया है, अब इसी समस्त पद को अलग अलग करके लिखना। समझ में आ रही है मेरी बात, इसी समस्त पद को विग्रह करके लिखना। विग्रह का मतलब होता है टूट जाना, तोड़कर लिखना, है ना। तो जो समस्त पद है उसको पुनः उसी परिस्थिति में लिखना, जो पहले वाली स्थिति में वो लिखा हुआ था उसी स्थिति में वापस लिख देना, वो कहलाता है समास विग्रह। अब देखिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, समस्त पदों का विग्रह, विग्रह यानी कि तोड़ना या अलग अलग करना। जो समस्त पद हैं हमारे पास उनका विग्रह करना यानी कि उन्हें तोड़ कर लिखना या अलग अलग करके लिखना, उन्हें दोबारा पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। यानी कि समस्त पद बनाने से पहले वो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में पुनः लाना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, पाठशाला, यहाँ पे समस्त पद लिखा हुआ है, जब हमने इसका समास विग्रह किया तो क्या लिखा, पाठ के लिए शाला। हमारे पास सबसे पहले भी यही था, हमने इसको क्या किया समस्त पद बनाया। अब समस्त पद से वापस हमें समास विग्रह करना है तो उसे पहली वाली स्थिति में वापस एज इट इज लिख दिया। यह है राधा कृष्ण। राधा और कृष्ण, जब हम अब इसका विग्रह करेंगे तो वो किस प्रकार हो जाएगा, राधा और कृष्ण। तो इस तरीके से ये समास का एक सामान्य परिचय है। ठीक है, हमने सबसे पहले जाना समास क्या होता है। समास यानी कि संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। आप अगर एक एक लाइन में इसको याद रखना चाहें, इसको पुनः दोहराइए, तो हम इसको कैसे समझेंगे, समास यानी कि शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्त करने के बाद हमें एक नया शब्द मिलेगा, वो हो जाएगा समस्त पद। समस्त पद में कितने पद होंगे, दो पद, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। ठीक है, अब आता है समास विग्रह। समास विग्रह यानी कि समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया, यानी कि समस्त पद को पुनः पहले वाली स्थिति में लिखना समास विग्रह कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। समास, समस्त पद और समास विग्रह तीनों चीजें अगर आपकी एकदम क्लियर हैं तो आपको आगे के जो समास हैं वो पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। आप आगे के समास को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इससे अगले वाले वीडियो में हम समास के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो समास के भेद हैं इनको पढ़ने के लिए जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो विशेषण हो, चाहे वो कारक हो, चाहे वो विशेषण विशेष्य हो, जो भी हमारे जो सामान्य है या फिर विकारी अविकारी शब्द हों, वो हमारे क्लियर होने चाहिए, वो हमें पढ़े हुए होने चाहिए।
तो जब हमारे वो क्लियर होंगे तो यहाँ पे हमें समास पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम समास के भेद पढ़ेंगे, समासों के भेदों का लघु तरीके से हम इसको संक्षिप्त में इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समास अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो अगर आप सभी सब्सक्राइब करेंगे तो उससे जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा लगता है कि वाकई आप लोगों की हेल्प हो रही है और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।